बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को और सुनने वालों को मेरी तरफ से सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से नए साल की मुबारकबाद। इस उम्मीद के साथ कि 2021 हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हम 20 करोड़ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा साल साबित होगा और हम आईने पाकिस्तान को फॉलो करते हुए, जमहूरी तकाज़ों को फॉलो करते हुए मुस्बत सिमत में अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। वो सिमत जो कि पिछले 2.5 साल में अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत में कहीं खो सी गई है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस उम्मीद के साथ कि ये साल हम सब के लिए इंशाअल्लाह अच्छा साल साबित होगा। मैं कुछ 2-4 अहम चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रहा था, जिसमें सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर हम बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं बात करके चले जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको वफाकी हुकूमत कभी भी एड्रेस करने की कोशिश अनफॉर्चुनेटली नहीं करती। 2020-21 का जो माली साल था, जो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, इन 6 महीनों में मैं आपके सामने एक छोटा सा मवाजना पेश करना चाह रहा हूं वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस का। वफाकी हुकूमत टैक्स कलेक्शन एफबीआर के जरिए करती है और सूबाई हुकूमत सिंध रेवेन्यू बोर्ड के जरिए अपनी टैक्स कलेक्शन करती है। मुझे आप तमाम लोगों को बताते हुए खुशी महसूस होती है कि मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में, पहले 2 क्वार्टर्स के अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को मजीद बेहतर बनाया और रेवेन्यू जनरेशन को बेहतर बनाते हुए 57 बिलियन रुपीस, 57 अरब रुपए सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इकट्ठा किए, जो कि माजी के मुकाबले में 16% का इजाफा है, 16% का। 57 बिलियन इकट्ठा किए 6 महीने में, ओवर एंड अबव द टारगेट्स, और 16% बेहतरी है हमारे टैक्स कलेक्शन टारगेट्स में। इसके बरक्स वफाकी हुकूमत के अंडर जो एफबीआर चलता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि बहुत अच्छे लोग चलाते हैं उसको, बहुत अच्छी वफाकी हुकूमत है जिसकी क्लियर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, जो कि नेक नियति के साथ टैक्स कलेक्शन पर बिलीव करती है, लोगों को तंग करने पर बिलीव नहीं करती। जब आप उसकी परफॉर्मेंस का मवाजना करते हैं तो उसके टैक्स कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले में, जो कि बहुत ख़राब थे इनके, पीटीआई की जब से हुकूमत आई है टैक्स कलेक्शन को तो ये लोग सही तरीके से कर ही नहीं पाए, सिर्फ 5% की बेहतरी लेकर आए, 5%। सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो सिंध हुकूमत चलाती है, उसकी परफॉर्मेंस में 16% बेहतरी आई है। वफाकी हुकूमत जो कि पूरे मुल्क से टैक्स इकट्ठा करती है, उसकी परफॉर्मेंस में तकरीबन 5% बेहतरी आई है। और मैं समझता हूं ये वो बैरोमीटर है जिसे हमें असेस करने की जरूरत है, सिचुएशन का अंदाजा लगाने के लिए, जो शो करता है कि कुछ लोग या वफाकी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बिलीव करती है, इल्जाम तराशी करने पर बिलीव करती है, बुरा भला कहने पर बिलीव करती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम जो रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करना है ताकि कर्ज से आप दूर रह सकें, अपने अखराजात को मीट कर सकें, पीएचडीपी के जरिए आप डेवलपमेंट का काम आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर सकें, एनएफसी की मद में अपने सूबों को जो आपको पैसे देने हैं वो पैसे आप सही तरीके से दे सकें, तो वो एफबीआर टारगेट जब तक मीट नहीं होंगे, जब तक उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, तब तक आप वो चीज़ नहीं कर सकते।
और इसलिए मैं समझता हूं ये मवाजना 2021 की इब्तिदा में करना बहुत जरूरी है कि आवाम को देखना चाहिए कि जिन लोगों के बारे में इनकी जबान ही थकती बुरा भला कहते हुए, जिनको तमाम इल्जाम तराशी का निशाना बना दिया जाता है, वो हुकूमत, उसका इदारा अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है, और वो लोग जो कि वो इल्जाम लगाते हैं, जो लोग अपने आप को मसीहा कहते थे, जो लोग ये कहते थे कि हम आएंगे और इस मुल्क में तब्दीली आ जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस ये है। खुदारा वफाकी हुकूमत, मैं उम्मीद करता हूं 2021 में वफाकी हुकूमत के वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इज्तनाब करेंगे और अपने काम करने पर तरजीह देंगे, क्योंकि काम करने के बाद अगर आप तरजीह दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये लोग कहीं पर अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करते, ये हमेशा दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं। और मैं समझता हूं ये मवाजना इसलिए आज देना जरूरी है ताकि कौम के सामने ये चीज क्लियर हो सके, क्योंकि कौम को एट द एंड ऑफ द डे वो अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहिए, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए। और डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक रियासत अपने टैक्स के हजम को मीट नहीं कर पाएगी। तो ये मवाजना इसलिए मैंने किया कि वो लोग जो कहते थे कि 2018 में हम सुनामी लेकर आएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे, जिन लोगों ने 2018 को तब्दीली का साल कहा, 2019 को, 2020 को रोजगार देने का साल कहा, आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि 2021 इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का साल होगा। अल्लाह खैर करे। खान साहब ने तब्दीली का वादा किया, वो तबाही की शक्ल में आई। नौकरियों का वादा किया, वो बेरोजगारी की शक्ल में आई। अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का वादा कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान पे, अल्लाह खैर करे 22 करोड़ अवाम के ऊपर कि अब ये क्या करेंगे, क्योंकि पिछले 2.5 साल में तो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, वादा खिलाफी, आइन शिकनी से भरपूर इन लोगों की हुकूमत थी। तो मैं नए साल को पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट करते हुए अपने इदारे की परफॉर्मेंस आवाम के सामने मैंने रखी, इस उम्मीद के साथ कि जो नाकाम निकम्मी हुकूमत है, नाअहल वफाकी हुकूमत है, अवाम दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन हुकूमत है, जमहूर दुश्मन हुकूमत है, आइन शिकन हुकूमत है, ये इस साल अपने हाउस को इन ऑर्डर करेगी और अपनी परफॉर्मेंस को बाय वे ऑफ फैक्ट बेहतर बनाएंगे। दूसरे को बुरा बना के नहीं, अपने आप को अच्छा बना के, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके। मैं एक और अच्छी खबर, आप सबको पता है कि सारे पाकिस्तान में 1894 का प्रिजन्स एक्ट नाफिजुल अमल है। सिंध हुकूमत ने एक नया प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड कानून काबीना से मंजूर कराया और वो कानून हमने बाद में सिंध असेंबली में पेश किया और सिंध असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई गई थी जिसके अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के अराकीन थे। उसने एक बड़ा अच्छा बैलेंस्ड प्रोग्रेसिव इंश्योरिंग द बेसिक राइट्स ऑफ अ प्रिजनर कानून पास किया था। वजीर आला सिंध ने भी जेल का उस दौरान विजिट किया और कैदियों की मुश्किलात जानी। अच्छी खबर यह है कि सिंध हुकूमत ने उस कानून पर अमल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और एक बहुत प्रोग्रेसिव चीज जो कि ऑथराइज्ड एब्सेंस उसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि वो लोग जो कि अपनी सजा का सब्सटेंशियल पोर्शन काट चुके हैं, बीमार हैं, अपने आप को करेक्ट कर चुके हैं, अपने आप को इंप्रूव कर चुके हैं, उनको जेल अथॉरिटीज तमाम कंडीशंस डाल के छोड़ने की इजाजत दे सकती हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि वो भी मुआशरे में एक अच्छे शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकें। इस हवाले से
उस कानून जो कि असेंबली ने मंजूर कराया था, उसके तहत प्रिजन मैनेजमेंट बोर्ड बनने थे, उसको भी तश्कील दे दिया गया। और पिछले दिनों काबीना ने इस बात की मंजूरी दी कि 8 ऐसे कैदी जो कि टर्मिनली इल हैं, तकलीफ में हैं, उनको 4 महीने के लिए रिहा किया जाए ताकि वो इज्जत से अपने खानदान के साथ गुजर बसर कर सकें और एक आम शहरी की तरह वो भी अपनी जिंदगी गुजार सकें। तमाम श्योरिटी के साथ किया गया है। तो अच्छी खबर यह है कि हमने अंग्रेज का बनाया हुआ 125 साल पुराना कानून खत्म किया, नया कानून पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस कानून के ऊपर इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और 1 जनवरी 2021 को वो पहला ऑर्डर इशू कर दिया गया काबीना की मंजूरी के बाद, जिसके तहत 8 ऐसे मरीज, ऐसे कैदी जो कि बहुत ज्यादा बीमार थे, उनको श्योरिटी लेने के बाद 4 महीने के लिए जेल से बाहर निकलने की इजाजत दी है 8 कैदियों को। तीसरी एक और बहुत बड़ी चीज जो सिंध हुकूमत 6 तारीख को हमने इजलास बुला लिया सिंध असेंबली का, नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुआशरे में नासूर बन गया है। और स्पेशली ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, अब ये हमारे मुआशरे में ऑपरेट कर रहे हैं और आपको इसकी जो यूजेज है उसमें इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। तो एक दिक्कत पुलिस को, एएनएफ को, रेंजर्स को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को होती थी इन केसेस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्योंकि कानून जो कि 1997 का वफाकी हुकूमत का कानून था, उसके अंदर ये जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं इसकी डेफिनेशन नहीं थी। तो हेरोइन या चरस तो है, अफीम तो है, लेकिन ये जो आइस वगैरह बनते हैं, जो मॉडर्न ड्रग्स अभी आ गए हैं, सिंथेटिक ड्रग्स, इसकी गुंजाइश नहीं थी। तो सिंध काबीना ने उस लॉ को अमेंड करने की मंजूरी दी और इंशाल्लाह 6 तारीख को सिंध असेंबली में उस बिल को हम टेबल करेंगे और इंशाल्लाह इसी असेंबली के इजलास के अंदर उस बिल को मंजूर करा के हम सूबा सिंध के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, ताकि ये नशे के नासूर से हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपने लोगों को बचा सकें। ये भी एक बड़ा अहम काम सिंध हुकूमत करने जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे यहां क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स की बात बड़ी की जाती है, कुछ काम भी किया जाता है, लेकिन ग्राउंड पर वो चीजें उस तरीके से नजर नहीं आती। शहरी कहीं पुलिस से परेशान होते हैं, कभी अदालत के अंदर सुस्त रवि से जो पैरवी होती है केसेस की, उससे परेशान होते हैं, उससे नाला होते हैं, जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो एक और हमने स्टडी कराई थी सिंध हुकूमत ने अपनी जेलों के हवाले से, और हमें पता ये चला कि हमारे जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, यानी कि वो कैदी जिनको अभी तक अदालत ने सजा नहीं सुनाई है, उसकी एक बड़ी तादाद हमारे जेलों में है। यानी कि वो लोग जिनको सजा नहीं मिली अभी तक, जो कि कन्विक्ट नहीं हुए हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किसी और ने गिरफ्तार कर लिया, किसी ताकतवर आदमी ने गिरफ्तार कर लिया, करवा लिया, और वो जेल में मौजूद है, जिसके 2 बड़े मनफी इफेक्ट हैं। एक इफेक्ट तो ये कि हमारी जो जेल की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर एक जेल में उसकी कैपेसिटी 3000 कैदियों की है, वहां पर अब 5000 कैदी मौजूद हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का एक बड़ा तनासुब हमारे जेलों में मौजूद है। दूसरी जो इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है वो ये कि जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो फिर अदालत में अपनी बेल की दरख्वास्त डालते हैं, जिसकी वजह से अदालत भी ओवरबर्डन होती है, अदालत के सामने भी ज्यादा केसेस आते हैं, जिसकी वजह से पैरवी करने में एट टाइम्स सुस्त रवि होती है। तो इस मामले को एड्रेस करने के लिए सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध और होम सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक नया मुसव्विदा तैयार कर रही है, जिसके अंदर हम ये रिफॉर्म ला रहे हैं कि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि किसी शख्स ने
जुर्म कर लिया है। तो हमारे यहाँ एक जो रुझान है, और ये मैं समझता हूं पूरे पाकिस्तान में है, कि जैसे आपने एफआईआर कटवाई, आप पुलिस पे प्रेशर डालते कि जी गिरफ्तारी करें, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जुर्म नहीं किया होता वो उसका निशाना बनते हैं, वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब गिरफ्तार होते हैं तो पुलिस भी ओवरबर्डन होती है, अदालत भी ओवरबर्डन होती है, और आपके जो जेल हैं वो भी ओवरबर्डन होते हैं। तो इस मामले को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की अदालतों के जो मुसल्लमा उसूल हैं, एक उसूल तो दुनिया भर में है, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक अदालत आपको सजा नहीं सुनाती आप जुर्म के मुर्तकिब नहीं होते। उसके साथ साथ अदालती फैसले मौजूद हैं, और आईने पाकिस्तान कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन शैल बी एन इनवायलेबल राइट। जिस शख्स को आप गिरफ्तार करते हैं उसको जिस तरीके से बेइज्जती होती है उसकी मुआशरे में, उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। तो इस मामले को एड्रेस करने के लिए जो अदालत ने कुछ उसूल बनाए कि जी गिरफ्तार या कैद में उन लोगों को रखना चाहिए जो कि थ्रेट टू सोसाइटी हैं, यानी कि टेररिज्म कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, किसी औरत के साथ ज्यादती, किसी बच्चे के साथ ज्यादती कर सकते हैं, या वो लोग जो कि एविडेंस कलेक्शन, पुलिस जब एविडेंस कलेक्ट कर रही हो उसको टैंपर कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं, या विटनेसेस जो हैं, जो शाहिद हैं उस वाकये के, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। उनके लिए कहते हैं कि आप उनको गिरफ्तार करें। लेकिन एक आम आदमी जिसके ऊपर कोई मुकदमा बन जाए, तो मुकदमे तो माशाल्लाह इस मुल्क में इतने होते हैं, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर रहा होता है, एफआईआर काट रहा होता है। पुलिस गिरफ्तारी तब करे जब पुलिस के पास टेंजिबल एविडेंस अवेलेबल हो कि हां जुर्म हुआ है। एफआईआर की बेसिस के ऊपर जो आप गिरफ्तार कर लेते हैं किसी भी शख्स को, उसकी इज्जत उछाल देते हैं आप, वो नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर कंडीशनैलिटीज हों कि वो गिरफ्तारी का प्रोसेस किस तरीके से होगा, जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए उसकी मंजूरी लेकर फिर ये तमाम चीजें की जाएंगी। तो ये भी एक बहुत अहम रिफॉर्म अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से अदालती फैसलों की रोशनी में सिंध हुकूमत करने जा रही है। जिस तरह हमने जेल रिफॉर्म सबसे पहले किए, पुलिस रिफॉर्म्स का हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो ये एक अच्छी चीज हम करने जा रहे हैं। और मैं पूरी उम्मीद हूं इंशाअल्लाह कि इसी महीने पुलिस रूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट करने की जरूरत है इस प्रपोजल के हवाले से, वो सिंध हुकूमत कर लेगी, और इंशाअल्लाह इस चीज को हम अपने सूबे में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइलैंड्स के हवाले से आप तमाम दोस्तों को पता है कि आईनी एतबार से सूबाए सिंध के साहिल पर जो आइलैंड्स मौजूद हैं, या सूबाए बलूचिस्तान के साहिल पर जो आइलैंड्स मौजूद हैं, वो सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत है, वो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है। और आइन के आर्टिकल 97 के तहत, आर्टिकल 172 के तहत वफाकी हुकूमत को कोई राइट नहीं है उन आइलैंड्स के हवाले से कानून साजी करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, आइन दुश्मन हुकूमत है, जमहूरियत दुश्मन हुकूमत है, इस हुकूमत ने उन आइलैंड्स का कंट्रोल संभालने के लिए एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऑर्डिनेंस गालिबन 2 सितंबर 2020 को उसका इजरा किया था। आइन के आर्टिकल 89 के तहत किसी भी ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 120 रोज होती है। ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है। ये ऑर्डिनेंस 2 सितंबर में इशू करने के बाद इन्होंने छुपाया, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में यह ऑर्डिनेंस मंजर आम पर आया। फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस को रद्द किया, रिजेक्ट किया, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वफाकी हुकूमत को कन्वे किया। और फिर सिंध असेंबली ने इस ऑर्डिनेंस को रद्द करते हुए
एक करारदाद इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से मंजूर करवाई। अनफॉर्चुनेटली इस आइन दुश्मन हुकूमत ने ना उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया और ना उसको पार्लियामान में टेबल किया, क्योंकि टेबल करना उसको लाजमी है। टेबल नहीं किया इन्होंने। 31 दिसंबर 2020 को वो 120 दिन लैप्स हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2020 को 120 रोज 2 सितंबर से जब आप स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 जनवरी से वो ऑर्डिनेंस अब लैप्स कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लैप्स कर चुका है। इन लोगों ने, चूंकि इनके अंदर वो इखलाकी इक़दार नहीं है, आइन को फॉलो करने में ये लोग बिलीव नहीं करते, इन्होंने पार्लियामान में उसको टेबल नहीं होने दिया। इन्होंने उसको टेबल नहीं किया। हालांकि बीच में कौमी असेंबली का इजलास भी हुआ और सेनेट का इजलास भी हुआ, लेकिन उन्होंने उसको टेबल नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि जब ऑर्डिनेंस को तो सदर मुमलिकत कभी भी इजरा कर सकते हैं उसका, लेकिन पार्लियामान में आपको नंबर चाहिए उसको पास कराने के लिए। और इनको पता था कि अगर इस गैर आईनी ऑर्डिनेंस को ये असेंबली में टेबल करेंगे, उसके ऊपर वोटिंग होगी, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम आइन दोस्त सियासी जमातें जो एटलीस्ट अपने आप को आइन दोस्त कहती हैं, अवाम दोस्त सियासी जमातें उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट देंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब एक बार फिर ये सोचेंगे जरूर इस ऑर्डिनेंस को एक बार फिर 120 दिन के लिए राइज करने का, मैं उम्मीद करूंगा कि वो लोग जीडीए के, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, पीटीआई के और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो वफाकी वुज़रा हैं, जब ये काबीना में वापस टेबल होगा, ये आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे जो ये कहता है कि ये सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत है। और इस ऑर्डिनेंस को अब वफाकी काबीना रद्द करेगी ताकि ये चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल क्लोज हो जाए। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल जवाब हो तो बताइएगा। सर, जो नए वजीर दाखिला हैं, उन्होंने साल तो ख़त्म होने वाला था, लेकिन जाते जाते नए साल के लिए एक अजीब व गरीब उन्होंने फैसला किया कि साबिक वजीर आज़म जो 3 मरतबा वजीर आज़म हैं, उन जो आजकल वो बैरून मुल्क हैं, उनके पासपोर्ट को जो है ना वो बिल्कुल अब ख़त्म किया जाएगा। तो सर, इस हवाले से कानून क्या कहता है? क्या हुकूमत को ये इख्तियार है कि कोई शहरी अगर बाहर हो, कोई जुर्म में भी मुलव्वस हो, तो क्या उसके पासपोर्ट को खत्म, उसकी शहरियत को खत्म की जा सकती है? शहरियत को तो इस तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते। पासपोर्ट और शहरियत आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे लोग हैं शहरी हैं पाकिस्तान के, बट उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, चूंकि उनको ट्रैवल कभी नहीं करना होता। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उस वफाकी वजीर को ये पता होना चाहिए कि उस साबिक वजीर आज़म को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त उसी वफाकी हुकूमत ने दी थी जिसके वो वफाकी वजीर दाखिला हैं। अदालतों की परमिशन के साथ वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। तो इस तरीके से अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए आप किसी शख्स के साथ, मैं कहता हूँ कोई साबिक वजीर आज़म नहीं, कोई शहरी भी हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं जिसको जाने की आपने खुद इजाज़त दी, अदालत की इजाज़त से वो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से एक तरफा फैसला जब ये करते हैं तो ये शो करता है कि ये लोगों के डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने पर बिलीव नहीं करते। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए ये चीज़ गई है, इसका कानून से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये बता दें सर कि पाकिस्तान स्टील मिल में इस हुकूमत की सबसे बड़ा हमला हुआ मजदूरों के ऊपर। 4,500 से ज्यादा मजदूर उनको बेरोजगार कर दिया गया। तो सिंध हुकूमत इस हवाले से मुतारिफ भी नजर आई, कैबिनेट ने कोई फैसला भी किया, कमेटी भी बनी,
तो ये मामला तब कहाँ तक पहुंचे हैं, कोई राब्ता हुआ है वफाकी हुकूमत से इनकी बरतरफी को खत्म करने के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के इकोनॉमिक राइट्स के साथ खड़ी है, इन मजदूरों के साथ खड़ी है, और आपने देखा हमने खुल के इन लोगों को सपोर्ट किया। हमने वो मुनाफिकाना तर्ज हुकूमत को नहीं अपनाया कि एक तरफ कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था वोट लेने की खातिर इन लोगों को कि मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूंगा, मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूंगा, मैं अपनी हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूंगा, और ये बात रिकॉर्ड करो ताकि अगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो मुझे तुम लोग शर्मिंदा कर सको। तो मैं सबसे पहले तो उन वफाकी वुज़रा, वफाकी हुकूमत, पीटीआई के लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मजदूरों से वोट लेने की खातिर तो आपने बड़ी बड़ी बातें की। मैं एक और वीडियो क्लिप देख रहा था आरिफ अलवी साहब की, हलीम आदिल शेख साहब की, जो कि बहुत ही मुतहर्रिक थे जब नून लीग की हुकूमत इस तरह का फैसला करने जा रही थी। तो अब वो तहरीक कहाँ गई उनकी, वो वलवला कहाँ गया, वो जोश और जज्बा उनका कहाँ गया? पीपल्स पार्टी समझती है कि यक तरफा तौर पर इन 4,500 मुलाजमीन को कोविड के दिनों में निकालना मजदूर दुश्मन फैसला है, अवाम दुश्मन फैसला है, और फौरी तौर पर इस फैसले को विड्रॉ किया जाए। सिंध हुकूमत ने सूबाई वुज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है जो कि नोटिफाई हो गई है, और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह एक ख़त भी वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की जानिब से अरसाल किया जाएगा, जिसके अंदर हम ये पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि अगर आप समझ रहे हैं कि स्टील मिल की ज़मीन पर आप चाइना कटिंग कर लेंगे, अपने किसी एटीएम को ये ज़मीन हवाले कर देंगे, ये चीज़ सिंध हुकूमत नहीं होने देगी। इस ज़मीन को स्टील मिल चलाने के पर्पज़ से, इन मजदूरों के बेहतरीन मफाद में सिंध हुकूमत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टील मिल को दिया था, और हम इस तरीके से मजदूर दुश्मन आपकी जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। आप स्टील मिल नहीं चला सकते तो आप अपनी नाअहली, अपनी नाकामी का एतराफ़ करें, सिंध हुकूमत के हवाले करें वो मिल, हम आपको वो मिल चला के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। करते हुए आपने पहले भी अर्ज की थी एनएससीबी से मुतालिक कि वहाँ पर तमाम लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं है। रात गए वहाँ पर लाइन लगती है, जैसे कोविड के दौरान लिमिटेड लोगों को लिया जा रहा था, अब भी सूरत हाल वही है। सिंध के तमाम अस्पतालों में सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। सर्दियों के दिन है, सिर्फ 150 से 200 लोगों को देखा जा रहा है। इस हवाले से वहाँ पर लोगों ने कंप्लेन भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस हवाले से कोई ऐसा ऐलान करे ताकि उन मरीजों की मिसाल कम हो सके। आपने कैबिनेट से मुतालिक तो कह दिया, लेकिन मरीजों का क्या होगा कि जो बेचारे रात से आते हैं और सुबह चले जाते हैं, घर पर टोका नहीं मिलता? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो कि एनआईसीवीडी की इंतजामिया को प्रेशराइज कर रहे थे, शायद यही उनका टारगेट था। लेकिन हम आवाम की बेलौस खिदमत पर बिलीव करते हैं। मैं इस चीज़ को चेक कर लेता हूं जो आपने बताया, मैं एनआईसीवीडी की इंतजामिया से बात कर लेता हूं, और अगर आपकी बात दुरुस्त है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। एनआईसीवीडी एक बेहतरीन इदारा है जो कि अवामुन्नास की बेलौस खिदमत करने पर बिलीव करता है, और आपके सामने है कि सिर्फ कराची से नहीं, सिर्फ सूबा सिंध के बाकी अजला से नहीं, बल्कि सारे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर से भी जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो एनआईसीवीडी आते हैं और अपना मुफ्त इलाज कराते हैं। मैं कल किसी अपने दोस्त से मिला, उसने मुझे बताया कि पिछले साल तकरीबन कोई 3 दर्जन पेशेंट्स को उसने रेफर किए एनआईसीवीडी के मुख्तलिफ सैटेलाइट सेंटर्स में, कराची में, सक्कर में, और उनका मुफ्त इलाज हुआ। तो मैं समझता हूं कि एनआईसीवीडी ने एक बड़ा बेहतरीन अवामी खिदमत का बेंचमार्क स्टैब्लिश किया है। सिंध हुकूमत ने वो सहूलियात प्रोवाइड करके, वो पैसे, वो फंडिंग प्रोवाइड करके एक बेहतरीन बेंचमार्क एनआईसीवीडी की शक्ल में स्टैब्लिश किया है, और इंशाअल्लाह वो बेंचमार्क इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। मैं बारी सबका करूंगा, एक करके फिर कराऊंगा। एफआईआर की बुनियाद पर गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर आप पेन और प्लेजर की थ्योरी को हटा देते हैं, किसको? पेन और प्लेजर की थ्योरी है उसको हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं, तो आप नहीं समझते कि जब किसी भी क्रिमिनल को पता होगा मेरी गिरफ्तारी फौरन नहीं होगी तो क्राइम इशू पड़ेगा। और दूसरा ये है कि पीडीएम ने और बिलावल भुट्टो साहब ने भी पहले दिसंबर का टाइम डेडलाइन थी, फिर जनवरी की थी। तो ये जो डेडलाइन थी, इसमें
इसमें इतनी जल्दी क्या की गई? अब सेनेट की बातें की जा रही है, उसमें इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, तो ये जल्दी की गई या फिर जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वो नाकाम हो गई? अच्छा, आपने बड़ा जो पहला सवाल पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं, 420 जब होती है तो बंदे को आप गिरफ्तार कर लेते हैं ना। मुझे बताइए, उसको गिरफ्तार करके आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता ना। आप चेक बाउंस होने की एफआईआर हो जाती है, 506 बी की मेरा आपसे झगड़ा हो गया, आपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे लेट से खतरनाक सवाल पूछ लिया, मुझे पसंद नहीं आया, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं, मैंने आपकी 506 बी की एफआईआर कटाई, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, पुलिस ने वीकेंड पे आके आपको अरेस्ट कर लिया। पुलिस रात को 3 बजे आपके घर पे आके रेड करती है, पूरा मोहल्ला देखता है कि जी खुदा न खास्ता आप कोई दहशतगर्द है, कोई टेररिस्ट है। तो ये मैं जो रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, ये इन दफात की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल किसी दहशतगर्द के लिए बात नहीं कह रहा, किसी पेशावर कातिल के लिए बात नहीं कह रहा, किसी हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए नहीं कह रहा, किसी उस शख्स के लिए नहीं कह रहा जो कि औरत के साथ ज्यादती करता है, किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता है। मैं किसी उस शख्स के बारे में नहीं कह रहा जो कि अभी जुर्म करने जा रहा है, पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस को गिरफ्तार कर सकती है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के बारे में जो कि सिस्टम का निशाना बनते हैं, हिरासा होते हैं। और मकसद क्या है? जब अदालतों के अंदर एक दिन में किसी मैजिस्ट्रेट के पास 100 केस लगेंगे, वो 100 केस नहीं सुन सकता। मैं कह रहा हूं पुलिस तफ्तीश करे, एफआईआर कटे, तफ्तीश करे, और तफ्तीश के बाद अगर जुर्म साबित होता है फिर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये एक मफरूजे के तहत कोई ताकतवर किसी कमजोर को गिरफ्तार करवा ले, मैं समझता हूं ये कोई भी मुहज़्ज़ब, जमहूरी, ह्यूमन राइट पर मबनी मुआशरा इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करें पीडीएम के हवाले से, बट कल भी पीडीएम के लीडरान ने इस बात को साबित किया कि हम जमहूरियत के 1 पॉइंट एजेंडे पर साथ हैं। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की वो जमहूरियत दुश्मन और जमहूर दुश्मन हुकूमत है, और इस हवाले से हम जिद्दोजहद जारी और सारी रखेंगे। हम सेनेट के इंतखाबात में बाई इलेक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम एक ओपन फील्ड उनको नहीं दे सकते कि वो उस ओपन फील्ड के तहत एनएफसी को तब्दील कर दें, 18वीं आईनी तरमीम को तब्दील कर दें। ये लेट्स से जो आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स के हवाले से कोई एक तरफा फैसले कर दें। तो मैं समझता हूं बड़ा जबरदस्त फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया, जिसको बाद में तमाम पीडीएम की जमातों ने उससे इत्तफाक किया। तो मैं समझता हूं वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एक एजेंडे पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो ये है कि इमरान खान साहब की नाअहल हुकूमत, अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेजना, और इंशाल्लाह इसके लिए जो कुछ करना पड़ा वो हम सब करेंगे। ये आखिरी सवाल है, फिर इस्तीफा रहा हूं मैं। आप पीटीआई की हुकूमत की बुराइयां गिनवा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई हुकूमत गर्दिशी कर्जा उतारने जा रही है, जो मुल्क तारीख में शायद पहली मर्तबा होगा। इस पर क्या कहेंगे? पीटीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। वो गर्दिशी कर्जा जो कि 2018 में 1 खरब रुपए था, वो गर्दिशी कर्जा उन्होंने अपने 2 सालों में 2.2 खरब रुपए कर दिया। वकास बाकर साहब, गर्दिशी कर्जे की पार्ट पेमेंट करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तब होगी, माजी में हुकूमतों ने गर्दिशी कर्जे क्लियर किए हैं, सोल्यूशन तब होगी जब गर्दिशी कर्जे, सर्कुलर डेट पाइलअप नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनको जरा सोचने की जरूरत है कि उन्होंने अपने 2 सालों में गर्दिशी कर्जे को डबल से ज्यादा कर दिया। ये इनकी नाअहली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में वो एक वजीर साहब थे ना, वो तस्वीर खींच के ट्वीट करते थे, कहते देखो हफ्ते के दिन हम काम कर रहे हैं। इनको इस चीज से बाहर निकलना होगा। अपने काम नहीं गिनवाए, अवाम आपके काम की बात करेगी। मैं तो बार बार कहता हूं इन वफाकी वज़रा को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ट्विटर से बाहर निकल के, सोशल मीडिया से बाहर निकल के, अगर आप हफ्ते को काम कर रहे हैं तो आप अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर आप इतवार को काम कर रहे हैं तो आप अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन काम वो करें जो कि अवाम दुश्मन ना हो। अगर आपके काम के नतीजे में पाकिस्तान का सर्कुलर डेट डबल से ज्यादा हो जाता है तो इतना काम भी कर रहे हैं और फिर काम भी पाइल अप हो रहा है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। मसला सर्कुलर डेट को पे ऑफ करना नहीं है, मसला तब हल होगा जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे, और जब तक वो सोल्यूशन नहीं निकलता इसी तरीके से चीजें पाइल अप होती रहेंगी। अच्छा मुजफ्फर साहब, आपको याद होगा एक अहम तरीन मसला था जाली डोमिसाइल का।
7 माह गुजर गए हैं, जाली डोमिसाइल के मामले का क्या हुआ? अभी तक अपीलेट कमेटी भी कायम नहीं हो सकी। सिंध कैबिनेट की मंजूरी को भी 5 माह गुजर गए हैं। ना उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई। 154 जो निशानदेही की थी कमेटी ने, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक कमेटी बनाई गई, उन 154 डोमिसाइल का क्या हुआ? जो जाली पियासी की बुनियाद पर जिसने एडमिशन ली या जिनने नौकरियां ली, उनका क्या हुआ? थोड़ा ये तफसीली बताएं। देखिए सर, प्रोसेस चल रहा है। नेचुरली तफ्तीश के बाद, तहकीक के बाद वो कार्रवाई की जाएगी। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ हुई है, वो मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने अपने हाउस को इन ऑर्डर किया है, और जो लोग जाली डोमिसाइल बना के उसका फ़ायदा उठाते थे उस एस्पेक्ट को अब रोक दिया गया है। अब फिलहाल नए जो जाली डोमिसाइल बन रहे थे उसके ऊपर एक कदगन लगा दी गई है, उसको रेगुलेट किया जा रहा है और अच्छे तरीके से किया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा, कुछ हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं उन्होंने किसी एक डिप्टी कमिश्नर को जाके उसकी तारीफ की कि जिस तरीके से आपने चीज़ों को रोका है उससे आप लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो सिंध में बसने वाले शहरी हैं, फला डिस्ट्रिक्ट में बसने वाले शहरी हैं। तो फ्यूचर के लिए उस चीज़ के ऊपर कदगन लगा दी गई है, और जो माजी में चीज़ें हुई हैं उसको रिफॉर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बाकी बिलावल भुट्टो ने पार्टी को हिदायत की थी कि मुख्तलिफ जमातों से बातें की जाए जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पे। उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने राब्ते भी किए, और उसके बाद जो नतीजा सामने आया, MKM ने खिती तनकीद की सिंध हुकूमत पर कि करप्ट हुकूमत से गुज़िश्ता 13 बरस से हम जो है सामना कर रहे हैं। फिर कल जो है तहरीक इंसाफ और GDA वालों की मुलाकात हुई, उन्होंने कल भी यही मौक़िफ़ दोहराया। क्या इस सूरत हाल के बावजूद इनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, कर सकते हैं आप लोग? देखिए, जमहूरियत इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो मुज़ाकरात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और मुज़ाकरात किस बात पे कर रहे हैं हम? कि सेंसस के अंदर सूबाए सिंध की पॉपुलेशन को अंडर रिपोर्ट किया गया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी यही कहती है ना। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 2 वफाकी वज़रा हैं वफाकी काबीना में, GDA की वफाकी वज़ीर मौजूद है, PTI के वफाकी वज़रा जिनका ताल्लुक सूबाए सिंध से है वो मौजूद है। तो हम तो इस चीज़ को अयां कर रहे हैं कि अगर आप भी कहते हैं कि सेंसस सही नहीं हुए, हम भी कहते हैं सेंसस नहीं हुए, तो मिलकर जिद्दोजहद करते हैं, मिलकर काम करते हैं। अब अगर वो हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं है तो ये उनका हक है, उनकी मर्जी है, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। और मैंने पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कागजात बताए थे आपको मिनटेड कि किस तरीके से वज़ीर आला सिंध ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सिंध का मुकदमा पेश किया। और मैं आज भी आपको कहता हूं, हमने खत भी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दिया था, और मैं आज भी कहता हूं कि हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं ये प्रूफ करने के कि जो सिंध की आबादी आपने बताई है 4 करोड़ 82 लाख गालिबन, वो गलत है। ये तकरीबन कोई 6 करोड़ 20 लाख का फिगर बनता है, और ये डॉक्यूमेंटेड है, एम्पिरिकल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बेसिस के ऊपर हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो जब एक सूबाई हुकूमत ये बात कर रही है, उस सूबे की और सियासी जमातें ये बात कर रही हैं, वो सियासी जमातें जो कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो ना वो उस वफाकी हुकूमत में अपना किरदार अदा कर पा रही है, और जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनसे बात करती है तो उसमें भी वो अगर अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूं दोहरा मयार नजर आ रहा है। लेकिन मैं अभी भी पुरुमीद हूं। जो हमारी बिलखुसूस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मीटिंग हुई थी वो बड़ी पॉजिटिव थी। उसमें कंसेंसस था इस बात पे कि सिंध की पॉपुलेशन को अंडर रिपोर्ट किया गया है, और इस बात पर कंसेंसस था, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने सिंध का मुकदमा CCI के सामने रखा है, वफाकी हुकूमत के सामने रखा है, वो बड़ा मुस्बित है। तो मैं समझता हूं ओनस उन लोगों के ऊपर है कि अब वो हमारा हाथ थामे और हाथ थाम के मिलकर काम करो। और इसके साथ साथ मैं ऐड आइलैंड भी करना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि हम सिंध के हुकूक के जामिन हैं, उन लोगों के ऊपर भी बड़ा ओनस है कि वो अपना किरदार अदा करें कि जिस तरीके से गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से सेंसस में हमें अंडर रिपोर्ट किया गया, या हमारी जमीन को वफाकी हुकूमत यूजर्व करने की कोशिश कर रही है, उन दोनों के ऊपर वो बियॉन्ड पॉलिटिक्स अपने सूबे का साथ दें। जी आते हैं। ये बताइएगा कि आज इस्लामाबाद में एक वाकया पेश आया है कि इंसदाद दहशतगर्दी के जो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया, गाड़ी नौजवान लड़का चला रहा था, उन्होंने फायरिंग कर दी।
ऐसे वाकयात कराची में हुए। सिंध में भी पेश आए हैं। यहाँ पर तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत की। एज अ कानूनदान आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए सेनेट और वफाक कौमी असेंबली की सतह पर कि जो पुलिस की जो फोर्स है उसे हल्के हथियार दिए जाएं, ये लिथल वेपन उनके हाथों में असॉल्ट राइफलें संभाल दे दी जाती हैं और फिर वो इस तरह लोगों को मार रहे होते हैं। आपका क्या कहेंगे? बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखिए, पहले तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, पुलिस फोर्स नहीं है। फोर्स होती है आपकी आर्म्ड फोर्सेस। पुलिस एक सर्विस है जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ट्रिगर हैप्पी पुलिस जो है ना, वो सही नहीं है। हमारे यहाँ जब ये वाकयात रूनुमा हुए तो सिंध हुकूमत ने फौरन कॉग्निजेंस लेते हुए कानून साजी भी की, और कानून साजी के साथ साथ पुलिस को वो छोटे वेपन प्रोवाइड किए। अभी पिछले दिनों हमारी काबीना का इजलास हुआ था तो मजीद गालिबन वेपन्स लेने की उनको इजाज़त दी थी कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वेपन्स ले लें। वो छोटे वेपन देने का मकसद ही है कि इस मामले को आप एड्रेस कर सकें। तो सिर्फ कानून साजी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट को उस तरीके से गाइड भी करना होता है, वो पॉलिसी भी देनी होती है, वो तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ हमने एक बड़ा अच्छा कानून सूबाई सिंध के अंदर पास किया था जिसको अब इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वफाकी हुकूमत को उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है और वफाकी वज़ीर दाखिला को ये चीज़ अपने पुलिस एहलकारों को कन्वे करने की ज़रूरत है कि जो स्ट्रेट फायर कर देते हैं ना, ये बहुत ही, ये मामले का हल नहीं है, इसमें किसी की जान जा सकती है और जान गई। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब तक हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ ये मसाइल उस तरीके से हल नहीं हो पाएंगे। ये करके आपके पास सिंध हुकूमत का एक फैसला हुआ था कि खट्टों के करीब जो तकरीबन आइलैंड है उनको तफरी मकामात बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो आप इन निंगी और भंडार आइलैंड को क्यों डेवलप नहीं कर रहे? क्योंकि ये मिल्कियत तो सिंध हुकूमत की है, वहाँ क्यों जा रहे हैं? सारे आइलैंड मेरे भाई सिंध हुकूमत की मिल्कियत हैं। तकरीबन कोई 220 के करीब आइलैंड्स बनते हैं। बुंडाल बुड्डू आइलैंड पे क्या तफरी कोई करेगा? बिकॉज वो अगर आप जाएं वहां पर तो उसमें तकरीबन 10% गालिबन मैंग्रोव्स है, बाकी बंजर ज़मीन है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे आइलैंड्स हैं वहां पर बहुत अच्छी ओशन सफारी हो सकती है, खूबसूरत मैंग्रोव्स हैं हमारे पास। हमारी जो कोस्ट है बहुत बहुत खूबसूरत है और ये मैंने खुद देखी है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। इसलिए कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फैसला किया था कि हम टूरिज्म को डेवलप करने के लिए काम करेंगे इसके ऊपर। अभी वो प्रपोजल्स का प्रोसेस चल रहा है जिसके अंदर एक प्रोसेस तो ये है कि उन आइलैंड्स को डेवलप किया जाए एनवायरनमेंट फ्रेंडली एतबार से, और दूसरा प्रपोजल ये है कि आप एक फेरी सर्विस स्टार्ट करें कि लोग बोट पर बैठ के उन आइलैंड्स के अतराफ में घूमे फिरें और उसके बाद वो वापस आ सकें। तो उस चीज़ के ऊपर काम करें, हम प्रपोजल देख रहे हैं और इंशाल्लाह वो चीज़ करके देंगे। जी साहब, ये बताएं कि एक तरफ आखिरी पीडीएम को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जैसे कि चेयरमैन ने कहा पीडीएम हमने ही बनाई है, तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली दुरानी जो है वो पीडीएम में गलतफहमियां पैदा करने और दरारें पैदा करने के लिए कभी नवाज शरीफ से मुलाकात करता है और उसका तर्जुमान बन जाता है, कभी खुफिया मुलाकात करता है पीडीएम के सरबराह से, फिर उसके साथ बैठक भी करता है। ये आप समझ रहे हैं कि क्या पीडीएम को छोड़ने की कोशिश है, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं या मोहम्मद अली एजेंडे पे? देखिए, गलतफहमी कोई भी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जहां पर जीरक सियासतदान मौजूद हो, मैं समझता हूं फैसला वो होता है जो कि अवाम दोस्त फैसला हो। और आपने देखिए तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम ऐलानात के बावजूद, कल तमाम पीडीएम की क़यादत एक पेज पर नजर आई, क्योंकि वो एक पेज है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ना उसको घर जाना होगा। बहुत शुक्रिया।